हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन, वैद्युत शक्ति का पारेषण। विद्युत शक्ति पारेषण। कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन है क्या? जो हमारा वैद्युत गृह है, चाहे हम लोगों का थर्मल पावर प्लांट है बेटा, चाहे आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, चाहे एटॉमिक पावर प्लांट है, चाहे आपका डीजल पावर प्लांट है, इस टाइप से जितने भी पावर प्लांट हैं, सभी जब वैद्युत ऊर्जा का या वैद्युत शक्ति का जनन करते हैं तो उसके बाद उनका वो पारेषण दूसरे शहर को भेजते हैं। तो एक शहर से दूसरे शहर को वैद्युत शक्ति को भेजना या वैद्युत ऊर्जा को भेजना ही वैद्युत शक्ति पारेषण कहलाता है। ठीक हो गया? अब वैद्युत शक्ति का जो हम लोग पारेषण करते हैं ये हाई वोल्टेज पर करते हैं, ठीक है ना? और इसके लिए हम लोग जो है दो प्रकार की लाइन का प्रयोग करते हैं। वैद्युत शक्ति पारेषण हेतु लाइन हम लोग जो है दो प्रकार की लाइन बनाते हैं। हमारी जो लाइन बनती है वो दो प्रकार की होती है। एक पहला हो जाती है हेड लाइन कंडक्टर, और दूसरा हो जाती है अंडरग्राउंड। चलिए लाइन केबल हो गया। तो ओवरहेड वाली जो हम लोगों की है बेटा वो हमारे टावर से जो ऊपर से खंबे से पोल से आती है, टावर से होकर जो हमारी लाइन आ रही है, कंडक्टर तार जो आ रहे हैं उन्हीं को हम लोग ओवरहेड लाइन कहेंगे। और जो ज़मीन के अंदर केबल बिछाकर और फिर हम लोग सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं उसे अंडरग्राउंड कहेंगे। तो ये दो माध्यमों से हम लोग ले आते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको सप्लाई करते हैं या पारेषण करते हैं तो ध्यान ये देते हैं कि हाई वोल्टेज पर हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। किस पर करते हैं? हाई वोल्टेज पर पारेषण करते हैं। और हाई वोल्टेज करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? स्टेप अप लगाएंगे। स्टेप अप, चाहे स्टेप अप कहिए, चाहे ऊंचाई कहिए, चाहे उत्क्रम कहिए, ये हम लोग जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे यानी परिणामित्र लगाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि पारेषण में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। तो अब हाई वोल्टेज पर हम लोग पारेषण जब करेंगे बेटा तो हम लोग जो है उसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वोल्टेज एक बार में हाई नहीं करेंगे या हो ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे। तो हम लोग जो है जनन वोल्टता, जैसे इंडिया में सामान्यतः 11 kV है, तो 11 kV पर हमारा जनरेशन होगा, उत्पादन होगा, फिर उसे ले जाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में तो वो 11 को 33 में बदल देगा। फिर अगले में इनपुट देंगे यानी प्राइमरी में डालेंगे अगले ट्रांसफार्मर में, तो वो फिर उसकी सेकेंडरी हमें 33 से 66 दे देगा। फिर 66 वाले को अगले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में डालेंगे, उसकी सेकेंडरी हमें जो है कितना दे देगा?
132 kV दे देगा। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, फिर 220 kV, फिर 400 kV, फिर 800 kV, ऐसे करेंगे बेटा। और फिर उन्हें हम लोग इन लाइनों में दौड़ाएंगे। जो ओवरहेड लाइनें हैं उनमें हम दौड़ाएंगे। जो ओवरहेड हमारी लाइन जो खंबे से जाती है बेटा, किससे जाती है? तो इन लाइनों में हम लोग इन्हें दौड़ाएंगे हाई वोल्टेज पर। अब हाई वोल्टेज करने से लाभ क्या होता है वो देखिए, तो आपको लाभ लिखाया गया कि हाई वोल्टेज अगर हम लोग करते हैं तो इन कंडक्टर में, यही तार हैं आपके, इनमें धारा का मान घट जाता है। कैसे घटता है? हाई वोल्टेज करने से फ़ायदा क्या होता है? तो हाई वोल्टेज करने से फ़ायदा ये देखिए, पावर P बराबर होता है VI cos फाई। V वोल्टता है बेटा, I धारा है, और cos फाई पावर फैक्टर है। तो हमें जो है यहाँ से अगर हम लोग I बराबर देखें तो I बराबर हो जाएगा P बटे V cos फाई। यहीं देखिए, अगर V ज़्यादा कर दें, V को बढ़ा दें, V ज़्यादा कर दें, V ज़्यादा कर दें बेटा, तो क्या होगा? हाँ, ज़्यादा से भाग देंगे, भाग कम बार जाएगी, I का मान कम हो जाएगा। जब I जो है कम हो जाएगी तो क्या होगा? I जब कम हो जाएगी तो इसमें जो है हमें पतले तार से ही हमारी सप्लाई चली जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाएगी। आप लोग देखते होंगे कि 100 वाट 40 वाट के बल्ब आप जलाते हैं तो वो धारा कम लेते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो वो धारा कम लेते हैं, तो हम लोगों के पतले तार से ही वो बल्ब हम लोग जला लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको बेटा हीटर जलाना है या हैलोजन जलाना है, जिसकी की वाटेज जो है 400 500, फिर जो है 1000 2000 वाट का हीटर जलाना है, तो हम लोग उसमें लीड लगाते हैं, यानी मोटा तार लगाते हैं, क्योंकि वो धारा ज़्यादा लेते हैं। तो जब कोई इक्विपमेंट ज़्यादा धारा ले रहा है तो आपको मोटे तार लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप हाई वोल्टेज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इन्हीं तारों में धारा ज़्यादा बहेगी, और फिर ये तार जो है अपने डायमीटर से दुगना डायमीटर तिगना डायमीटर का मोटा मोटा आपको तार लगाना पड़ेगा। जब मोटे तार लगाएंगे तो लोड बढ़ जाएगा, इन तारों का लोड बढ़ेगा, तो आपको मोटे मोटे फिर खंभे लगाने पड़ेंगे, टावर लगाने पड़ेंगे, और उनका फाउंडेशन उतने मजबूत लगाना पड़ेगा। फिर खंभे में जो आड़ी भुजा यानी क्रॉस आर्म बोलते हैं, वो आपको मजबूत लगाना पड़ेगा। फिर उस पर इंसुलेटर भी बहुत मजबूत लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्लस जो है तार मोटा लेंगे। तो तार जो है बेटा वो आप जान ही रहे हैं कि हर मेटल जो है किलो में बिक रहा है, सोना चांदी एल्युमिनियम सब किलो में बिक रहा है। तो इस तरह से लाइन ही बिछाने का खर्चा जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सब की बचत होती है। और क्या क्या बचत होती है? धारा I अधिक हो जाएगी तो I स्क्वायर R से ऊष्मा का लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइन लॉस होने लगेगा। ये सब सारी माने कमियां हो जाएंगी। वोल्टता पाथ बढ़ने लगेगा, V बराबर IR से वोल्टेज ड्रॉप करने लगेगा। तो ये सब सारी कमियां जो है होने लगती हैं। इन्हीं से बचने के लिए हम लोग जो है वोल्टेज को हाई करते हैं। तो एक वोल्टेज V को हाई करने से, इसको ज़्यादा करने से देखिए I कम हो जा रहा है। पावर फैक्टर भी हमें उच्च रखना है। पावर फैक्टर cos फाई का भी माने चर्चा करेंगे हम लोग। तो अभी देखते हैं बेटा, अब इसी बात को आप दूसरे तरह से देख लीजिए। जैसे टांडा वाला क्या कर रहा है, सपोज कर लीजिए कि 100 वाट की ऊर्जा आपको भेज रहा है, या 100 वाट की शक्ति आपको भेज रहा है। 100 वाट बराबर 100 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं या ऐसे ही लिख देता हूं, पावर P बराबर VI cos फाई। अब अगर जो है ये 100 वाट भेज रहा है, टांडा वाला जो है आपका NTPC 100 वाट की ऊर्जा भेज रहा है, यानी इसको कहेंगे वाट बराबर होता है जूल बटे सेकेंड, तो इसे कहेंगे जूल प्रति
सेकेंड। वाट बराबर जूल बटे सेकेंड होता है, यानी 100 जूल की ऊर्जा प्रति सेकेंड भेज रहा। तो हमें जो है जितना ये भेज रहा है बेटा, अगर कोई लाइन लॉस नहीं है, किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं है, तो हम कितना पाएंगे? जितना ये भेज रहा है उतना इधर पाएंगे। तो हमारा वी आई और कास फाई का गुणनफल कितना हमें वाट मिलेगा? जितना वो भेज रहा है। अगर कोई लॉसेस नहीं है, अगर लॉसेस है तो 100 भेजेगा, हम लोगों को 95, 98, 99 ऐसे ही वाट मिलेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि लाइन में कोई प्रकार का लॉस नहीं है और पूरी की पूरी जो है पावर सप्लाई हमको जो है रिसीव हो रही है, तो अगर V का मान हम जो है 100 वोल्ट रखते हैं, तो देखिए धारा I का मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा, और गुणे कास फाई पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है, तो बराबर हो गया 100 वाट हम लोगों को रिसीव हो गई। ये सेंडिंग सिरे से भेजा, ये वाला रिसीविंग हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा का पूरा मिल रहा। अब इसी को हम लोग जो है देखिए 100 वोल्ट को और बढ़ा दें, 1000 वोल्ट कर दें, तो 1000 वोल्ट कर देंगे, तब धारा का मान 0.1 एम्पियर हो जाएगा। बोलिए ना भाई, सब हमको मिलेगा ना, 100 से तो ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में धारा घट जाएगी यहाँ पर। तो धारा 0.1 की होगी, 0.1 का 100 में गुणा 1000 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। और ये जो है पावर फैक्टर आपका 1 का 1 रहेगा, बराबर 100 वाट मिल गया। क्लियर है? ऐसे ही बेटा अगर वोल्टेज का मान हम लोग 10,000 कर दें, कितना कर दें? 10,000 कर दें, तो ये धारा का मान जो हो जाएगा 0.01 एम्पियर हो जाएगा, गुणे 1 बराबर फिर 100 वाट मिल जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही बेटा और वोल्टेज बढ़ा दें, 1 लाख कर दें, कितना कर दें? हाँ 1 लाख कर दें, तब जो है धारा का मान 0.001 एम्पियर हो जाएगा, और तब भी हमें 100 वाट रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हाई वोल्टेज होता जाता है, वैसे वैसे धारा का मान कम होता जाता है। अब जब धारा का मान कम होगा तो आप देखिए अब लॉस क्या होगा? तो लॉस बराबर आपने पढ़ा I² R वाट होता है। ये जो है बेटा उष्मा का सूत्र है। हमारा तार जो है, तार जो भी लेंगे उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, R होगा। वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? वो R जो है I के वर्ग में जो है उष्मा बनाकर उड़ाता है। तो हमारा तार जो है वैद्युत ऊर्जा को इस फार्मूले से उष्मा बनाकर हवा में निरंतर जो है उड़ाता रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं लाइन लॉस। क्या कहते हैं? लाइन लॉस कहते हैं। तो इस तरह से लाइन लॉस हमारा बढ़ जाता है। अब वो भेजेगा 100 वाट और यहाँ मिलेगा 50 वाट, 60 वाट मिलेगा, 40 वाट का नुकसान हो गया। अब सपोज कर लीजिए कि I का मान, अगर मैं यहीं पर देखिए ना, I का मान 1 एम्पियर है। अभी इसी को जो है 100 को आप 50 वोल्ट कर दीजिए, 50 वोल्ट पर आप भेजना शुरू करेंगे तो इसका मान 2 एम्पियर हो जाएगा। 50 दूना 100, बोलिए ना। हाँ, और अगर 25 कर दिया, 25 वोल्ट, तो धारा का मान बढ़ जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब I का वर्ग करेंगे तो देखिए 4 का वर्ग हो जाएगा। धारा 4 एम्पियर की उसी तार में, इसी तार में बह रही है। अब 4 का वर्ग गुणे R जो भी रहेगा, R मान लीजिए कि भाई 1 है, 2 ही है, 4 ओम है, ठीक है ना बेटा। तो मान लीजिए कि हम 2 ही मान लेते हैं, 2, तो 4 चौके 16 दूना 32 वाट का आपका नुकसान हो गया। ये 32 वाट चला गया। 100 वाट में से 32 वाट जो है आपका तार उष्मा बना के उड़ा दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी हम लोग बेटा मान लीजिए कि 1000 वोल्ट पर अगर सप्लाई देते हैं तो धारा का मान इतने इसी तार में दौड़ेगा,
तब लॉस कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट पर, खाली 1000 वोल्ट पर हम लोग देख रहे हैं 10,000 वोल्ट पर, ठीक है भैया, वोल्ट पर लॉस कितना हो जाएगा, तब उस तरह से हो जाएगा। आई का मान है 10,000 वाले पर देखिए 0.01, तो अब लिखेंगे बेटा 0.01 का वर्ग गुणे आर का मान 2 हम लोग माने हैं, वैसे 2 तो होगा नहीं, कम से कम बेटा 100-200 ओम होगा क्योंकि उतना लंबा तार आ रहा है। तो इसका अगर वर्ग करते हैं बेटा तो हो जाएगा 0.001 गुणे 2 बराबर हो गया 0.002 वाट का नुकसान होगा। देखिए ना, दशमलव के बाद इतना लग रहा है ना, बोलिए भाई। तो ऐसे लॉसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो जब हमारा लॉसेस कम हो जाएगा तो हमें जो है पूरी की पूरी जो है जितना सेंडिंग सिरे से वो वैद्युत शक्ति भेज रहे हैं उतना पूरा का पूरा हमें जो है यहाँ रिसीव होगा, इसलिए हम लोग जो है हाई वोल्टेज पर भेजते हैं। क्लियर हो गया। एक तो ये बात हुई कि लॉसेस कम हो जाएगा, धारा का मान घट गया, धारा का मान इतना हो गया, इतना हो गया, बोलिए। अब जब धारा कम बहेगी तो हमारा ये तार क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो एक तो हो गया बेटा कि हाई वोल्टेज पर हम जब पारेषण करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर, तो उससे फ़ायदा होता है कि कंडक्टर में धारा का मान घट जाता है, जिससे हमें कंडक्टर मोटे मोटे नहीं लगाने पड़ते हैं बल्कि पतले पतले कंडक्टर से हमारी सप्लाई या पूरी लाइन जो है तैयार हो जाती है बनकर। जब पतला कंडक्टर लगाएंगे तो तार का खर्च बचेगा। भाई दुगना मोटा लगाएंगे तो जहाँ मान लीजिए कि 1 टन जो है आपका तार का वजन है तो वहाँ पर जो है 2 टन लग जाएगा। तो ऐसे हमारा बचत होगा। फिर इनको सपोर्ट देने के लिए जो हम लोग खम्भे लगाएंगे वो खम्भे भी हैवी लगाने होंगे, चाहे स्टील वाला आप ट्यूबलर खम्भा लगा रहे हैं, चाहे आरसीसी का पोल लगा रहे हैं, चाहे टावर लगा रहे हैं, तो उनके भी जो है मजबूत जो है आपको लगाने पड़ेंगे, ताकि आंधी तूफान में जब ये झोल मारे तो ये जो है पूरा उसका वजन जो है माने झेल जाए। केवल सामान्य स्थिति में नहीं, सारी स्थितियों को देखते हुए लगाना पड़ता है। उसके बाद जो है इनमें जो ऐसे हम लोग क्रॉस आर्म लगाएंगे बेटा, यहाँ पर जो क्रॉस आर्म ऐसे लगाते हैं, ऐसे क्रॉस आर्म लगाते हैं इधर, और इधर लोहा जो लगाते हैं ऐसे क्रॉस आर्म, इसी पर जो है इंसुलेटर कसते हैं भैया। तो ये क्रॉस आर्म भी हैवी लगाने होंगे, इस पर इंसुलेटर भी हैवी। तो अन्य मटेरियल की भी बचत होती है। क्या होगा, अन्य मटेरियल की भी हमारी बचत होती है। तो धारा और फिर जो है लाइन लॉस की भी बचत होती है, लाइन लॉस हमारा कम होता है। फिर उसके बाद जो है बेटा हमारा और भी देखिए क्या क्या सुधार होगा। तो इसके अलावा जब हमारा लॉसेस कम होगा, ठीक, वोल्टता पात भी कम होगा। वोल्टता पात क्या होगा, V बराबर IR से। तो R को तो हम लोग निगलेक्ट कर नहीं सकते, तार का कुछ न कुछ R रहेगा ही। अब हमारी देखिए I कम हो गई है तो हमारा जो है वोल्टता पात भी कम हो जाएगा। वोल्टता पात इसे कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप। तो ये वोल्टेज ड्रॉप ओम के नियम के अनुसार ही V बराबर IR होता है। तो ये तार का जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज को खाएगा, ख़त्म करेगा। तो इस फार्मूले से IR वोल्टता पात हो जाएगा, जिसे कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप। तो ये भी कम होगा। तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज जो है रिसीविंग सिरे पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये वोल्टता पात कम होगा, ये लॉसेस कम हो जाएंगे, तो हमारे इसी ट्रांसमिशन लाइन की, इस लाइन की जो है इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, दक्षता बढ़ जाएगी। तो ये सारे फायदे जो है हम लोगों को हाई वोल्टेज पर सप्लाई करने से होते हैं, ठीक है ना, बोलिए भाई। हाँ, तो इसलिए हम लोग पहले इसे हाई वोल्टेज करते हैं और फिर उसके बाद जो है एक शहर से दूसरे शहर को ट्रांसमिट करते हैं। लाइन 2 प्रकार की हो गई। अब हम लोग जो है आगे इसी में पढ़े हैं
कुछ शब्दावलियां हम लोगों ने पढ़ा। वोल्टेज के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि वोल्टेज को हम लोग जो है वोल्टेज को 3-4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले हम लोग कहते हैं निम्न वोल्टता। पहला कौन सा है? हाँ, निम्न वोल्टता। निम्न वोल्टता को हम लोग कहेंगे लो वोल्टेज। लो वोल्टेज हमारा बेटा कितना है? 250 वोल्ट से नीचे को हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, लो वोल्टेज कहेंगे। फिर दूसरा है मध्यम वोल्टेज, मध्यम वोल्टता। मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट से 650 वोल्ट। ठीक है बेटा। फिर तीसरा आप लोगों ने कल लिखा, हाँ बेटा, उच्च वोल्टेज या उच्च वोल्टता। उच्च वोल्टता कहेंगे हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज की रेंज है 650 से 33 kV तक। फिर चौथा आपका है अति उच्च। हाँ बेटा, अति उच्च वोल्टता। इसको कहेंगे एक्स्ट्रा हाई, हाँ, वोल्टेज। ये जो है 33 से ऊपर बेटा। तो ऐसे हम लोग जो है वोल्टेज को बेटा डिवाइड किए। पक्का? अब हम लोगों का जो जनन वोल्टता है, हाँ, जनन वोल्टता अमूमन जो है बेटा, हाँ, इंडिया में 11 kV है, हाँ, और 33 kV जो है वो, हाँ, USA में है, जापान में है, हाँ, ऐसे है, रूस वगैरह में सब में है। ठीक है ना, रशिया में सब जगह 33 kV है। इंडिया में जनरली जो है, हाँ, इतने पर जनन वोल्टता है। अब हम लोग जो है पारेषण वोल्टता, ये ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है ना? हाँ बेटा, ट्रांसमिशन वोल्टेज तो हम लोग जो ट्रांसमिशन करते हैं बेटा वो दो प्रकार से करते हैं। एक जो है, एक हम लोगों का प्राइमरी है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, और दूसर का है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन को हम लोग जो है दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी। प्राइमरी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक संचरण वोल्टता। क्या कहेंगे? हाँ, वोल्टता। प्राथमिक संचरण वोल्टता को हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है? अथवा इसे कहेंगे उच्च दाब, या यहाँ लिख दे रहे हैं, या उच्च दाब
संचरण वोल्टता, संचरण वोल्टता कहेंगे बेटा, या अंग्रेजी में कहेंगे हाई टेंशन। क्या कहेंगे? हाई टेंशन ट्रांसमिशन वोल्टेज, हाई टेंशन ट्रांसमिशन वोल्टेज, और इसी को शार्ट में कहेंगे एचटी। क्या कहेंगे? हाँ, एचटी ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक। और दूसर का आपका है, यहां लिख दे रहे हैं, दिख रहा है? दूसर का कहेंगे द्वितीयक, द्वितीयक संचरण वोल्टता, लिख लेंगे वोल्टता। द्वितीयक संचरण वोल्टता जो है उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी। क्या कहेंगे? सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है भाई। अथवा इसको कहेंगे निम्न दाब। क्या कहेंगे? या कहेंगे निम्न दाब, निम्न दाब संचरण वोल्टता। शार्ट में कहेंगे एलटी, या फुल कहेंगे लो टेंशन। क्या कहेंगे? लो टेंशन, लो टेंशन ट्रांसमिशन बेटा, ट्रांसमिशन वोल्टेज कहेंगे। शार्ट में इसी को हम लोग कहते हैं एलटी। क्या कहते हैं? हाँ, एलटी ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब जो है उच्च दाब वाला जो हम लोगों का हाई टेंशन वाली सप्लाई है वो है 800 केवी है, फिर 400 केवी है, फिर बेटा 220 केवी है, फिर 132 केवी है, फिर 66 केवी है। ये जो है हाई टेंशन वाली सप्लाई वोल्टेज है। और द्वितीयक जो सेकेंडरी वाली है बेटा वो 66 और 33 वाली है। कौन वाली है? 66 केवी और 33 केवी। ठीक है ना। अब 66 केवी जो है परिस्थिति के अनुसार बेटा वो प्राथमिक में भी रहती है, शामिल है, और सेकेंडरी में भी शामिल है। 33 के बाद फिर जो है अगर हम लोग 11 पर आ जाएंगे बेटा तो वो जो है उसमें चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो ये है। अब उसके बाद जो है हम लोगों का स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या, मानक वोल्टता क्या, ये तो हम लोग इस लाइनों में बेटा ट्रांसमिट करेंगे। अब हम लोगों की मानक वोल्टताएं भी हैं। मानक वोल्टता माने स्टैंडर्ड वोल्टेज। तो स्टैंडर्ड वोल्टेज बेटा सिंगल फेज के लिए, पहला है सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज यानी एक फेज और एक न्यूट्रल, जैसे हम लोग घर में लाइट फैन के लिए लेते हैं तो वो सिंगल फेज लेते हैं और एक साथ में न्यूट्रल आ जाता है, तो वो हो गया सिंगल फेज, यानी फेज व न्यूट्रल, फेज व चलिए न्यूट्रल हो गया। तो इनके बीच जो वोल्टेज होगा बेटा वो 240 वोल्ट होता है। याद कर लीजिए, पूछता है। ठीक है ना। और 3 फेज के लिए मानक वोल्टता
3 फेज हेतु मानक वोल्टता कितना है? मानक वोल्टेज ये है पूरा, कितना है? लास्ट में 415 आएगा। 800 केवी, चलिए 400 केवी और 220 केवी, फिर 132 केवी दिख रहा भाई, फिर बेटा 66 केवी, फिर 33 केवी, फिर 33 केवी, 11 केवी, फिर है बेटा 6.6 केवी, फिर है 3.3 केवी, फिर है 1.1 केवी, फिर है बेटा 415 वोल्ट, ये है। क्लियर है? तो ये सब है बेटा। तो ये हमारी मानक वोल्टताएं हैं। तो इन सब का जो है चर्चा आपने कर लिया। यही सब बातें पूछेगा कि भाई प्राथमिक में कितना है, या ये बोल दिया कि 66 केवी किस में है, तो आप कहेंगे प्राथमिक संचरण वोल्टता है। या फिर पूछ लिया 33 केवी कौन सी है, तो आप कहेंगे ये द्वितीयक संचरण वोल्टता है। ठीक है ना? या फिर ऐसे पूछ लिया कि ये निम्न वोल्टेज है या मीडियम वोल्टेज है या हाई वोल्टेज है, तो आप जो है उसको बता लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है जब ट्रांसमिट करेंगे बेटा, भेजेंगे, तो ये देखिए ट्रांसमिशन वाली वोल्टेज, ये 2 प्रकार से हम लोग भेजते हैं। 2 प्रकार का ट्रांसमिशन है। एक है प्राथमिक वाला जिसका नाम है HT, और दूसरा है द्वितीयक संचरण वोल्टा LT। तो लिखा है गया, इतने पर करेंगे। तो हाई वोल्टेज से क्या क्या लाभ है, ये सारी बातें हो गई हैं। अब जब इन लाइनों में हम लोग सप्लाई जब डालेंगे बेटा, तो हमारे जो है 3 जो उसके प्राचल हैं, जिसे हम लोग स्थिरांक भी बोलते हैं, RLC, जिन्हें अब हम लोग लेंगे प्रति किलोमीटर में। R प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है प्रति किलोमीटर, और L जो है प्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है, वो है बेटा हेनरी में प्रति किलोमीटर, और C जो है धारिता है फैराड में, वो भी लेंगे प्रति किलोमीटर, फैराड प्रति किलोमीटर। तो अब हम लोगों की इसके आगे वाली जो टॉपिक शुरू होगी, इसके टॉपिक जो आगे हम लोग अब शुरू करेंगे वो प्राचल से रहेंगे। ठीक है?